हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। इसके पहले हम बोरान और कार्बन फैमिली की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज सुपर रिवीजन नाइट्रोजन फैमिली पहले रिवीजन कराएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहला हमारा आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम क्या देखेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं पी ब्लॉक का। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है इंट्रोडक्शन पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट होता है बिलोंग टू द 13 to 18 ग्रुप। जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है ग्रुप होता है 13 to 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में जो 13 से 18 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो हमारा क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा होता है इसका हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का देखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट? हमारा जो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट होते हैं वो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का था पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट हमारा क्या कहता है? जो एलिमेंट बिलोंगिंग टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं किसको? जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वही का एलिमेंट बिलोंगिंग टू द एस एंड पी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या इसी को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है इनर पेयर इफेक्ट। क्या आता है बच्चों? इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट में क्या होता है? इनर पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ द NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करा। वही करा कि टेंडेंसी ऑफ द NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद अगर विद इन द हायर ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हायर ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बिकम लेस स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एटॉमिक नंबर इंक्रीज। मतलब करा जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट होते हैं उनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लेस स्टेबल होते हैं। क्या होता है? लेस स्टेबल एज कंपेयर द जिसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मतलब जो लो ऑक्सीडेशन होता है वो हायर ज्यादा स्टेबल होता है किससे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसे और किस कारण ये होता है? इनर पेयर इफेक्ट के कारण। वही करा ट्रेंड टू द इनर पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर पेयर इफेक्ट के कारण जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लेस स्टेबल होता है इस रिस्पेक्ट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन अदर वर्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड करा इन अदर वर्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी रिलीज फॉर्मेशन टू एडिशनल बॉन्ड। क्या करा? मोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज फ्रॉम द एडिशनल बॉन्ड। मतलब इसका कहना है कि द अदर वर्ड जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड अनपेयर ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन होता है मोर देन एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्मेशन ऑफ द एडिशनल बॉन्ड। एडिशनल बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में मोर एनर्जी रिलीज करता है। ये था हमारा इनर पेयर इफेक्ट। अब हमारा स्टार्ट ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द पी ब्लॉक। अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्या? नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में हमारा कौन कौन से एलिमेंट आता है। तो नाइट्रोजन फैमिली हमारा होता है 15 ग्रुप। क्या होता है? जो 15 ग्रुप होता है उसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें एलिमेंट आता है नाइट्रोजन आएगा, फास्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मथ आता है। कौन सा? बिलोंगिंग टू द और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और NP3 होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 और NP3 होता है। ये था हमारा नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आया? तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारा आया नाइट्रोजन फैमिली में हमारा एलिमेंट आया नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आता है। क्या होता है? बिस्मथ। इसके बाद हमारा अगला आता है एटॉमिक रेडियाई। देखते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली का हम एटॉमिक रेडियाई देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई होता है कारक, जो एटॉमिक रेडियाई होता है कोवैलेंट आयनिक रेडियाई जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वही कारक कोवैलेंट आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इनका देयर इज द प्रेसिबल इंक्रीज इन कोवैलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। मतलब कहा देयर इज द एप्लीकेबल इंक्रीज द कोवैलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस जाते हैं तो जो हमारा कोवैलेंट रेडियाई होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वही करा द अप्रेसेबल। क्या होता है? दिस इज अप्रेसेबल इंक्रीज द कोवैलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। This is small increase from the arsenic to bismuth due to the presence of the completely filled of the orbital in the heavy element। क्या करा? कहेगा जो स्मॉल होता है बहुत स्मॉल इंक्रीज करता है फॉर आर्सेनिक टू एंड बिस्मथ। जो हमारा आर्सेनिक होता है और बिस्मथ होता है बहुत स्मॉल इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट फील्ड होता है। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीटली फील्ड ऑफ द डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली, जो डी एंड एफ ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है? बहुत कम इंक्रीज कर, मतलब स्मॉल इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई या कोवैलेंट रेडियाई। ये था हमारा। अब इसके बाद हमारा आता है अगला आयनाइजेशन एनर्जी। क्या देखेंगे बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी। अगला हमारा आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं इसमें क्या होता है? इट गो डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आयनाइजेशन डिक्रीज करेगा। एंड क्यों? क्योंकि इंक्रीज द एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। वही कह रहा इट गो डिक्रीजिंग द डाउन द ग्रुप टू टू द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमें अगला कह रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या कह रहा है कि ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या? ग्रुप 15 एलिमेंट हायर आयनाइजेशन एनर्जी या ग्रुप 14 है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड हो जाता है। वही कह रहा है ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप ऑफ द 14 एलिमेंट साइज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। मतलब इसका एक कहना बच्चों जो ग्रुप 14 एलिमेंट होता है उससे जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। वही का ग्रुप 15 एलिमेंट इज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 14 एलिमेंट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या होता है? जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है स्मॉल साइज होता है, इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। इनका ग्रुप 15 एलिमेंट इज हायर आयनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप 60 एलिमेंट। क्या कहता है? फिर इसके बाद मतलब जो ग्रुप 15 होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे? ग्रुप 16 एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। क्या होता है? जो पी ऑर्बिटल होता है हाफ फील्ड होता है, इस कारण जो इसका ग्रुप 15 एलिमेंट होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा इससे ग्रुप 16 एलिमेंट से। तो वही करा group 15 element is higher ionization energy than the group 16 element because they have the stable electronic configuration of the half filled p orbital। क्या होता है? stable electronic configuration of half filled p orbital। half filled orbital के कारण जो ग्रुप 15 एलिमेंट होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है जिससे ग्रुप 16 एलिमेंट से। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या अगला एलोट्रॉप्स। क्या देखते हैं बच्चों? एलोट्रॉप। जब एलोट्रॉप देखते हैं तो 15 ग्रुप एलिमेंट का एलोट्रॉप क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ 50 ग्रुप एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलोट्रॉपी होते हैं। क्या होता है? एलोट्रॉपी होते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एक्सेप्ट नाइट्रोजन सो एलोट्रॉपी। केवल नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कैटिनेशन। क्या देखेंगे बच्चों?
हमारा अगला आता है कैटिनेशन। क्या देखते हैं? कैटिनेशन। जब हम कैटिनेशन देखते हैं तो इसमें क्या है, तो कैटिनेशन होता है नाइट्रोजन शो कैटिनेशन टू सम एक्सटेंट। क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है शो कैटिनेशन इन सब एक्सटेंट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द फास्फोरस शो कैटिनेशन इज मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब इसका कहना यह है कि जो नाइट्रोजन होता है शो करता है कैटिनेशन सब एक्सटेंट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड। किसके कारण? ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड, बट फास्फोरस शो कैटिनेशन इन मैक्सिमम एक्सटेंट। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो कैटिनेशन शो करता है किसके कारण? ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड। और जो फास्फोरस होता है वो शो करता है कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। क्या होता है? मैक्सिमम एक्सटेंट के कारण फास्फोरस शो करता है कैटिनेशन, और जो नाइट्रोजन शो करता है ड्यू टू द एक्सटेंट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द नाइट्रोजन। और उसके बाद टेंडेंसी शो इन द कैटिनेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब जो हमारा टेंडेंसी होता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे डिक्रीज करा, वही करा द टेंडेंसी शो कैटिनेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो टेंडेंसी होता है सो जो कैटिनेशन होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मतलब एनसीईआरटी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको करा रहा हूँ, जो कि हमारा अभी एग्जाम 23 फरवरी को होने वाला है, इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 +5 और -3। मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली होता है उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? +3 +5 एंड -3 होता है। क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5 एंड -3 उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर का टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप और डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज द टाइम। क्यों करा? जो टेंडेंसी ऑफ द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डिक्रीज करेगा और जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए जो टेंडेंसी ऑफ द -3 ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि लेकिन डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय द इंक्रीज द एटॉमिक साइज। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसलिए जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसकी जो टेंडेंसी होता है और डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर कहा था स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन इंक्रीज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। मतलब जो +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, लेकिन जो +3 वाला ऑक्सीडेशन होता है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर पेयर इफेक्ट के कारण जो +3 ऑक्सीडेशन वाला होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जो +5 ऑक्सीडेशन वाला होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो वही करा द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन डिक्रीज वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर पेयर इफेक्ट के कारण। फिर करा जो नाइट्रोजन सो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द -3 2 +5। जो ऑक्सीजन होता है जो नाइट्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब वो शो करेगा -3 2 +5 तक। क्या होता है? -3 2 +5 तक वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कौन सा? नाइट्रोजन। इन अगला करा जो नाइट्रोजन होता है, क्या करा बच्चों? करा कि जो नाइट्रोजन होता है, करा कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस विद ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम द +4 2 +5 +1 2 +4 अंडरगो ऑक्सीडेशन आइसोलेट द रिडक्शन ऑफ क्या होता है? एटॉमिक एसिडिक मीडियम। मतलब ये इसका अगला करा बच्चों कि जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 द +4 अंडरगो द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। क्या होता है? एज वेल एज द रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्फोनेशन। क्या होता है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्फोनेशन। क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्फोनेशन। मतलब इसका कहना है बच्चों कि जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है विद ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 +2 +1 2 +4 अंडरगो
oxidation isolate the reduction in acidic media. This process is called disproportionation. क्या होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसे हम नाइट्राइड को 3HNO3 को जब इसको रिएक्ट कराएं तो हमारा बन जाएगा नाइट्राइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रेट। हमारा क्या बन गया 3HNO2 जब रिएक्ट करा दिए तो हमारा बन गया HNO3H2O प्लस 2NO। अब इसका अगला हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन। क्या करेंगे बच्चों, तो अगला हम देखेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड द हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है जब हाइड्रोजन के केस में जब रिएक्टिविटी देखते हैं तो जो ऑल द ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट होता है ट्राई हाइलाइट बनाते हैं। क्या होता है ट्राई हाइलाइट, वही का ऑल ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट फॉर्म द ट्राई हाइलाइट। जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे ट्राई हाइलाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों ट्राई हाइलाइट। इट बिलोंग टू द sp3 ऑक्सीडाइजेशन। क्या होता है इट बिलोंग टू द sp3 ऑक्सीडाइजेशन। और क्या करेंगे sp3 ऑक्सीडाइजेशन बनाएंगे। तो वही करा बिलोंग टू द sp3 ऑक्सीडाइजेशन। फिर इसके बाद करा द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन डाउन द ग्रुप। मतलब करा कि जो हाइड्राइड के केस में जब स्टेबिलिटी करते हैं वो डिक्रीज करेगा एंड द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप करेंगे जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है डाउन द ग्रुप वो भी क्या करेगा डिक्रीज। मतलब हाइड्राइड के केस में देखते हैं तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा टू टू द क्योंकि उसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा डिक्रीज। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड होता है तो बच्चों वो भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। जैसे हमारा दिया अमोनिया, क्या दिया है इसका हमारा ये दिया है क्या बच्चों दिया है कि हम NH3 PH3 AH3 NSB3 and बिस्मथ। मतलब हमारा होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। क्यों टू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमारा जो हाइड्राइड जो हमारा क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड होता है वो भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो जैसे हमने देखा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। जो हमारा ट्रिक होता है इसको रटने का नाइट्रोजन फैमिली को तो हम रखेंगे नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो बच्चों यही हुआ कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखते हैं अगला हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बॉइलिंग पॉइंट इसका देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्या करेंगे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो जो एक्सेप्शन है तो जो हमारा होगा वहाँ हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा और जहाँ फास्फोरस हो जाए मतलब हमारा नाइट्रोजन जो हो जाए वो चला जाएगा हमारा आर्सेनिक के स्थान पर। मतलब हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा मतलब सबसे कम हो जाएगा फास्फोरस फिर आर्सेनिक फिर नाइट्रोजन फिर इसके बाद एंटीमनी उसके बाद बिस्मथ। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब किससे आर्सेनिक से ज्यादा हो जाता है। किससे आर्सेनिक। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मतलब हमारा जो आर्सेनिक से हमारा नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब सबसे कम हमारा हो जाएगा फास्फोरस। तो हम इसे लिखेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नेपाल सब भिखारी। जब बॉइलिंग पॉइंट रटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हम रटेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। पहले हम क्या करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग मतलब जो ज्यादा गर्म करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है पाकिस्तान। तो पहले पाकिस्तान बॉयल कर जाएगा फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तब उसके बाद हमारा नेपाल तब उसके बाद सब भिखारी। उसके बाद क्या होंगे सब भिखारी हो जाएंगे। तो हमारा जब इसको रटेंगे तो हम बॉइलिंग पॉइंट रटेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नेपाल सब भिखारी। मतलब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नेपाल सब भिखारी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ट्रिक होता है। तो पहले हम पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया फिर उसके बाद नेपाल तब सब भिखारी। तो हमारा था मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे इंक्रीज कर रहा लेकिन जो हमारा नेपाल होता है मतलब जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आर्सेनिक से ज्यादा हो जाता है और उसके बाद हमारा सेम रहेगा। तो ये होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट।
उसके बाद हमसे क्या कह रहा है अगला कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द इंक्रीज द वान डेर वाल्स द फोर्स। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि उनकी साइज इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द साइज जब इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द वान डेर वाल्स फोर्स। किसके कारण? वान डेर वाल्स फोर्स। वही कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द इंक्रीज द वान डेर वाल्स फोर्स। किसके कारण? वान डेर वाल्स फोर्स के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करेगा और उनका जो साइज होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा? विथ इंक्रीज द साइज, और साइज इंक्रीज करेगा तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वान डेर वाल्स फोर्स। मतलब वान डेर वाल्स फोर्स जब इंक्रीज करेगा तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज करेगा, वान डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज करेगा तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करता चला जाएगा। फिर अगला करा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या करा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमोनिया इज मोर बिकम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमोनिया का ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। इस कारण जो आर्सेनिक अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अमोनिया इज मोर होता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर इसके बाद बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो बच्चों हमने बताया था जब बॉन्ड एंगल देखते हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है क्या करेगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे मतलब बॉन्ड एंगल होता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है डिक्रीज करेगा। तो हमारा अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107.8 मतलब 107.8 और फास्फोरस 99, आर्सेनिक का 91 और उसके बाद बिस्मथ का होगा मतलब हमारा एंटीमनी का होगा 91.8 और उसके बाद हमारा बिस्मथ का होगा 90। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो हमें अमोनिया का थोड़ा ध्यान देना है बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसका वाटर से कंपेयर करने किया जाता है, इसलिए जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107.8 होता है। क्या होता है? 107.8 मतलब 107। इसके बाद हमारा अगला क्या कहता है बच्चों? अगला हमारा आता है, अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन हायर होता है therefore the lone pair due to the two other nitrogen and hence more repulsion between the lone bond pair, therefore bond angle is higher after the nitrogen, the electronegativity of the decrease down the group। मतलब बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन होता है हाईएस्ट होता है, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाईएस्ट होता है। क्यों? therefore the lone pair will be the two other nitrogen and hence more repulsion between the pair। क्या होता है? more repulsion between the bond pair, therefore the bond angle is higher। क्या होता है? जो bond angle होता है हायर होता है after, क्या होता है? bond angle हायर होता है after नाइट्रोजन the electronegativity decrease down the group। bond angle हायर होता है तो उसके बाद जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो वही हुआ कि नाइट्रोजन का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल हमारा डिक्रीज कर रहा। जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डाउन द ग्रुप वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों बेसिसिटी। क्या देखते हैं? बेसिसिटी। बेसिसिटी डिक्रीज क्या करेगा? हमारा जो बेसिसिटी होता है डिक्रीज करेगा एज द किसमें? डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हाइड्राइड के केस में तो हमारा जो बेसिसिटी होता है डिक्रीज कर रहा है। कह रहा बेसिसिटी डिक्रीज अमोनिया फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, these become lone pair of the electron in the concentration more nitrogen, hence the basicity is maximum in the case of the ammonia। मतलब यही कह रहा है कि because lone pair of the electron are the concentration of the more nitrogen, hence basicity is maximum in the case of ammonia। जो अमोनिया का बेसिसिटी होता है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर कह रहा will decrease down the group electronegativity decrease। तो कहा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। मतलब व्हेन डिक्रीज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। जो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड होता है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब हाइड्राइड के इसमें रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज करेगा
डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप। मतलब हमारा क्या हुआ कि हम जब हाइड्राइड के केस में देखते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो कंसंट्रेट होता है मोर ऑन नाइट्रोजन, हेंस बेसिसिटी मैक्सिमम इन द केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जो बेसिसिटी होता है मैक्सिमम होगा। विल डिक्रीज द डाउन, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, लेकिन जो रिड्यूसिंग पावर होता है डाइट के केस में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? ड्यू टू द डिक्रीज द डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी। जो डाउन द ग्रुप जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है डिक्रीज करेगा, तो हमारा जो क्या कहते हैं रिड्यूसिंग पावर होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ द टुवर्ड द ऑक्सीजन। अब ये था हमारा हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। हम रिएक्टिविटी हाइड्रोजन मतलब सॉरी अब देखेंगे हम रिएक्टिविटी, उसके बाद हम हाइड्रोजन को देख चुके। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। क्या देखेंगे? ऑक्सीजन का। इसमें क्या करा ऑल द 15 ग्रुप ट्राई ऑक्साइड या पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। जो 15 ग्रुप होते हैं वो क्या बना, जितने भी 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो बनाएंगे ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। करेक्ट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज करेगा और जो बेसिक कैरेक्टर होता है क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वही कहा एसिडिक कैरेक्टर इज ऑक्साइड। ऑक्साइड के केस में जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज करता है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। केस में ग्रुप में जब हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा और जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या करेगा? बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। दिस बिकॉज द साइज ऑफ नाइट्रोजन वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का साइज होता है वेरी स्मॉल होता है, इसलिए जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता जाएगा और जो बेसिक कैरेक्टर होता है क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अगला क्या करा कि बच्चों अगला करा कि द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड ऑफ द स्मॉल एरिया। क्या करा? इट हैज द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड इन द वेरी स्मॉल एरिया, देयरफॉर द अट्रैक्ट। क्या होता है? देयरफॉर इट इज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वाटर। OH बॉन्ड इज हाफ रिलीज इन द हाइड्रोजन इजीली। मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो इजीली क्या होता है? रिलीज कर दिया जाता है। तो वही करा इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड इन वेरी स्मॉल एरिया, देयरफॉर it attracts the electron of the water OH bond is itself and release hydrogen ion off easily. As we move down the group, क्या कर रहा? As we move down the group, atomic size increase, so acidic character of the oxide decrease in basic character increase down the group. क्या करा कि जब हम मूव करते हैं कहाँ पर? डाउन की तरफ, तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक जो साइज होता है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर होता है क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑक्साइड के केस में जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है डिक्रीज करेगा तो हमारा जो बेसिसिटी होता है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कहाँ पर? डाउन द ग्रुप। मतलब जो हमारा बेसिसिटी होता है वो क्या कर जाएगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। कहाँ पर? इन ऑक्साइड के केस में। अगला हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। हमारा हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे क्या होता है? रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। क्या देखते हैं बच्चों? रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? इन 15 ग्रुप जो हमारा हाइड्रोजन होते हैं वो बनाएंगे ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड। ऑल द 15 ग्रुप इन ग्रुप 15 फॉर्म द ट्राई हैलाइड एंड मतलब जो 15 ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो बनाएंगे ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड। क्या होता है? ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड बनाएंगे। ट्राई हैलाइड हमारा कौन बनाता है? करा पहला सबसे पहले करा ट्राई हैलाइड। क्या करा बच्चों? ट्राई हैलाइड। दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड। जो ट्राई हैलाइड बनाएंगे वो क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। ट्राई हैलाइड दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड बिकम आयनिक डाउन द ग्रुप विद sp3 ऑक्सीडाइजेशन इन द पैरामीटर शेप। मतलब वो कह रहा है कि जो ट्राई हैलाइड होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड एंड बिकम आयनिक भी होता है। क्या होता है? कब? जब आयनिक होंगे डाउन द ग्रुप। जब ग्रुप के डाउन द ग्रुप जाएंगे
तो पहले कोवैलेंट होगा, उसके बाद आयनिक। वही करा दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड एंड बिकम आयनिक डाउन द ग्रुप विद उसका जो ट्राइहैलाइड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और उसका शेप होता है पिरामिडल शेप। क्या होता है? पिरामिडल शेप। क्यों? क्योंकि उसमें लोन पेयर होता है, इसलिए उसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। फिर इसके बाद अगला हमारा होता है पेंटाहैलाइड। था हमारा ट्राइहैलाइड। अब हम देखेंगे पेंटाहैलाइड। क्या देखेंगे बच्चों? पेंटाहैलाइड। तो पेंटाहैलाइड में क्या देखते हैं? तो जो हमारा जो पेंटाहैलाइड होता है दे आर लिविस एसिड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों? जो हमारा पेंटाहैलाइड होते हैं लिविस एसिड होते हैं बिकॉज क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ द ऑप्शन मतलब उसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है? प्रेजेंस होते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट होते हैं, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट के कारण जो हमारा पेंटाहैलाइड होते हैं क्या होता है? लिविस एसिड होते हैं। क्या होता है? लिविस एसिड। वही करा दीज आर लिविस एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण जो हमारा पेंटाहैलाइड होता है वो क्या होता है? लिविस एसिड होता है। और जो पेंटाहैलाइड होता है वो क्या होता है? जो बच्चों जो हमारा पेंटाहैलाइड का है, जो पेंटाहैलाइड दे प्रोसेस उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d हो जाएगा। इनहेंस प्रोसेस ऑफ द ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप हो जाएगा। मतलब जो हमारा पेंटाहैलाइड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है और उसका जो शेप होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है उसका शेप। तो जब PCl5 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिए तो हमारा एक कंपाउंड बनता था। क्या होता? PCl को जब Cl का होता PlCl6- बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्या करा बच्चों? तो हमारा जो PCl5 क्या करा? जो PCl5 होता आयनिक इन सॉलिड स्टेट एग्जिट इन PCl4 प्लस PCl6-। जो हमारा PCl5 होता है वो आयनिक होता है इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो हमारा PCl5 होता है आयनिक होता है और एग्जिट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6-। क्या होता है? PCl4 प्लस एंड PCl6- में एग्जिट करेगा। जो हमारा PCl5 होता है इसे हम एग्जिट कर सकते हैं PCl4 प्लस या PCl6- में इसे एग्जिट करेगा। इनका जो PCl5 देयर पर 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है, 2 एक्सियल बॉन्ड होता है। जो PCl5 होता है इसमें 3 का PCl5 देयर आर 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड होता है। जो PCl5 होता है देयर आर इसमें 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है और क्या होता है? 2 एक्सियल बॉन्ड। मतलब जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे किसका? PCl5 का, मतलब sp3d जब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें 2 होता 3 इक्वाटोरियल पे बनेंगे और 2 एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें क्या जो एक्सियल बॉन्ड होता है बच्चों, जो हमारा एक्सियल बॉन्ड होता है वो हायर होता है। क्या होता है? लॉन्गर होता है। जो एक्सियल बॉन्ड है लॉन्गर होता है देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्योंकि जो हमारा एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है किससे? इक्वाटोरियल बॉन्ड से। क्यों? बिकॉज ग्रेटर द रिपल्सन फ्रॉम द इक्वाटोरियल बॉन्ड। जो इक्वाटोरियल बॉन्ड होता है उसमें ज्यादा रिपल्सन होता है बिकॉज ग्रेटर द रिपल्सन ऑफ द इक्वाटोरियल बॉन्ड। मतलब इक्वाटोरियल बॉन्ड में जो होता है उसमें ज्यादा रिपल्सन होता है, इसके कारण जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है किसके? इक्वाटोरियल बॉन्ड से। फिर अगला कह रहा है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द पेंटाहैलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है? एब्सेंट होता है। वही कह रहा है नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म द पेंटाहैलाइड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल एब्सेंस के कारण जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल। जब हम रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल देखते हैं तो कह रहा है ऑल एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल फ्रॉम द बाइनरी कंपाउंड ऑफ द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसका कहना जो जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑल एलिमेंट पेंटा मतलब नाइट्रोजन फैमिली के जब रिएक्ट करते हैं मेटल से फॉर्म करते हैं बाइनरी कंपाउंड इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फॉर्म करेंगे? बाइनरी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? -3 इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वही का रिएक्टिविटी टुवर्ड द मेटल ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विद द मेटल। क्या होता है? जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? बाइनरी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
फिर इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। अब हम देखते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन हम कहाँ बताए थे, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़े थे तो वहाँ पर एनामोलस हम बिहेवियर देखे थे। तो कह रहा था बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन डिफर्म फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट। जो एनामोलस बिहेवियर होता है वो नाइट्रोजन का होता है, डिफरेंट होता है इन अदर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वही कह रहा देयर बिहेवियर नाइट्रोजन डिफर होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद हम कुछ देखते हैं रेजोनेंस। क्या देखेंगे बच्चों, रेजोनेंस नाइट्रोजन फैमिली में, जो नाइट्रोजन फैमिली में था उसमें हम रेजोनेंस देखते हैं। क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस देखते हैं, तो रेजोनेंस क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली होता है उसमें रेजोनेंस होता है। इट हैज द स्मॉल साइज। क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। डज नॉट हैव द डी ऑर्बिटल। जो नाइट्रोजन होता है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, कह रहा डज नॉट हैव द डी ऑर्बिटल। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है और हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, जिसका किसका, डाई नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन। क्या होता है बच्चों, डाई नाइट्रोजन। अब इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं। क्या देखेंगे, डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। जब हम डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन देखते हैं तो यहाँ होता जब अमोनिया साल्ट को, अब इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं किसका, डाई नाइट्रोजन का। जब डाई नाइट्रोजन हमारा कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों जब हम अमोनिया साल्ट को सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट करते हैं, मतलब गर्म करेंगे, मतलब अमोनिया साल्ट को जब नाइट्रोजन मतलब सोडियम नाइट्राइड को जब हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस साल्ट बनेगा। तो यही हुआ कि जब हम नाइट्रोजन क्या करा बच्चों जब अमोनिया साल्ट को सोडियम नाइट्राइड के साथ हीट किए, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा प्लस NaCl बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन वाटर प्लस NaCl बनेगा। इसके बाद हमें अगला कह रहा है कि जब अमोनियम क्लोराइड को, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड साल्ट को, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड साल्ट को जब हम हीट करेंगे तो हमारा अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा प्लस Cr2O3 बनेगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड या में NH4 ट्वाइस Cr2O7 को जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा, 4H2O बनेगा, तो मतलब वाटर निकलेगा प्लस Cr2O3 बनेगा। तो बच्चों का पहला हमारा हो गया, हमारा नाइट्रोजन कैसे बनेगा, पहला जब अमोनिया साल्ट को सोडियम नाइट्राइड के साथ हम रिएक्ट करा दे तो हमारा नाइट्रोजन बना। दूसरा बना जब अमोनियम क्लोराइड को NH4 का ट्वाइस Cr2O7 को जब हम हीट किए तो हमारा क्या बन गया, नाइट्रोजन। और उसके बाद BaN3 का ट्वाइस, मतलब जब BaN3 का ट्वाइस को जब हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन। यहाँ भी हमारा बन जाएगा। ये हमारा एक और है BaN3 का ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे बच्चों, हमारा अगला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। हम फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो कलरलेस होता है, अडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और नॉन टॉक्सिक गैस होता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है एक होता है कलरलेस, इट इज द कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है। क्या होता है, कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है। इनका इट इज केमिकली अनरिएक्टिव ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड विच इज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब ये होता है कि जो हमारा डाई नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन होता है उसको होता है केमिकली अनरिएक्टिव होता है ड्यू टू द ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है अनरिएक्टिव होता है ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन विच हैज द बॉन्ड जो होता है जो इट विच हैज हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसके कारण, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के कारण जो हमारा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है अनरिएक्टिव होता है किस पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इसके बाद हम अगला देखते हैं बच्चों अमोनिया। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। अब अमोनिया के बारे में देखेंगे तो अमोनिया कह रहा है, क्या कहता है, अमोनिया है अमोनिया मालिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल इन नाइट्रोजन।
अब बच्चों हम देखेंगे अमोनिया, किसको देखेंगे? अमोनिया। तो हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या कह रहा है? अमोनिया जो होता है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। जो हमारा अमोनिया होता है क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल है ट्राइगोनल पिरामिडल इन नाइट्रोजन एटम इन द अपेक्स। मतलब जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है विथ नाइट्रोजन एटम एट द अपेक्स। इट हैज द 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। जो अमोनिया होता है उसमें क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होता है और 1 लोन पेयर होता है। क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। और इसका जो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो हमारा अमोनिया होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका प्रिपरेशन देखेंगे, मतलब कैसे हमारा अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया। प्रिपरेशन इसका देखते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हाइबर प्रोसेस। किसके द्वारा बना सकते हैं? सबसे पहला हमारा होता है हाइबर प्रोसेस द्वारा हम अमोनिया को बना सकते हैं। किसके द्वारा? हाइबर प्रोसेस। किसके द्वारा बच्चों? तो हमारा होता है हाइबर प्रोसेस। सबसे पहले हम देखेंगे हाइबर प्रोसेस द्वारा हम अमोनिया को बना देंगे। मतलब जब अमोनिया को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या? जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनता था? अमोनिया। मतलब N2+3H2O क्या होता है? N2+3H2O। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता था? अमोनिया। क्या होता? अमोनिया। और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना अमोनिया का? 46.1 किलो जूल होता है। क्या होता है? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो -46.1 किलो जूल प्रति मोल होता है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या कह रहा है कि जो प्रेशर होता है। क्या होता है बच्चों? कह रहा है कि जो प्रेशर इक्वल टू मतलब 200 = 10 जो पास्कल टेम्परेचर होता है वो 773 केल्विन कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। जो प्रेशर होता है 200:10 टेम्परेचर 773 केल्विन कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 होता है। K2 एंड Al2O3 होता है। इसके बाद क्या करा कि अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रेट, मतलब जो हमारा अमोनिया होता है उसका प्रेशर 200 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 पास्कल से तो उसमें जो टेम्परेचर यूज होगा 773 केल्विन कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द K2O एंड Al2O भी यूज करते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा नाइट्राइड एसिड। क्या होता है बच्चों? नाइट्राइड एसिड। क्या देखते हैं? नाइट्राइड एसिड। जब नाइट्राइड एसिड देखते हैं तो नाइट्राइड एसिड में सबसे पहले आता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या होता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सॉरी, कौन सा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या कहते हैं? जब नाइट्राइड को क्या करेंगे? जब नाइट्राइड को यूज करते हैं फॉर्म द रिसाइक्लिंग ऑफ एक्वस HNO3 कैन बी concentration by the distillation up to 68% by the mass. Further concentration 98% can be achieved by the dehydration of the concentration H2SO4. The nitric acid is strong oxidizing agent in the concentration as well as the dilute acid. मतलब इसका कहना है जब हम नाइट्राइड को रिसाइकलिंग करते हैं एक्वस HNO3 कैन बी और concentration by the distillation up to 68% by the mass. Further concentration to 98% can be achieved by the dehydration with the concentration H2SO4. मतलब नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो नाइट्रिक एसिड होता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंसंट्रेशन एज वेल एज द डाइल्यूट स्टेट में। मतलब इसका ये कहना है बच्चों जब हम अमोनिया को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या करेंगे? अमोनिया मतलब अमोनिया को जब नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? HNO3 प्लस 4NO प्लस 6H2O। मतलब कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? प्लेटिनम या RH गंग 500 से इतना। मतलब हमारा जो कैटलिस्ट यूज होता है हमारा कैटलिस्ट यूज हो जाएगा मतलब PH प्लस RH गंग 500 केल्विन 9 प्रेशर। फिर जब हम अमोनिया को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्राइड प्लस वाटर। उसके बाद जब नाइट्राइड को ऑक्सीजन के पास में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रेट बनेगा। नाइट्राइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा नाइट्रेट। फिर इसके बाद जब नाइट्रेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मतलब HNO3 प्लस NO हमारा निकल जाएगा। ये था हमारा कुछ अमोनिया मतलब नाइट्राइड, अमोनिया से नाइट्राइड, नाइट्राइड से कैसे हमारा नाइट्रेट बनता है।
इसके बाद अगला हमारा आता है फास्फोरस। क्या देखते हैं बच्चों, फास्फोरस। अब हम देखते हैं फास्फोरस, हमारा नाइट्रोजन हो गया, अब हम देखेंगे फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है, सो इन द property of the concentration of maximum extend to the most of the stable pp bond। जो हमारा फास्फोरस होता है क्या करा, जो हमारा फास्फोरस होता है करा इट्स शो इन प्रॉपर्टी ऑफ द कंसंट्रेशन इन मैक्सिमम extend to the most stable pp bond। मतलब जो फास्फोरस होता है जब उसका प्रॉपर्टी और कंसंट्रेशन देते हैं तो मैक्सिमम एक्सटेंड होता है ड्यू टू द pp मोर स्टेबल बॉन्ड। It has the many allotrope and important one are। जो हमारा फास्फोरस होता है इसमें क्या होता है, मेनी एलोट्रॉप, लेकिन इम्पोर्टेंट केवल एक होता है। मेनी एलोट्रॉप बनाता है लेकिन इम्पोर्टेंट एक होता है। पहला एक व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, व्हाइट फास्फोरस। क्या देखेंगे बच्चों, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट मतलब बच्चों जब हमें व्हाइट फास्फोरस देखा तो व्हाइट फास्फोरस जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नेता। जो हमारा व्हाइट फास्फोरस उसे हम नेता मान लेंगे और जो रेड फास्फोरस होता है उसे हम साधु मान लेंगे। भगवावेश मतलब जो साधु होते हैं वो रेड फास्फोरस और जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट फास्फोरस। अब देखते हैं हम पहले नेता के बारे में। जो हमारे नेता होते हैं डिक्रीज थर्म अथा टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, वो क्या कहता है, जो हमारा व्हाइट फास्फोरस होता है और डिस्क्रीट कहते हैं कौन सा, टेट्राहेड्रल मतलब P4 मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, डिस्क्रीट। और जो हमारा व्हाइट फास्फोरस है मतलब जो हमारे नेता होते हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होता है, जो हमारा नेता अगर रिएक्टिव नहीं होंगे तो अभी आज देखेंगे यहाँ पर है, कल देखेंगे नेता कहीं और दिखेंगे, फिर वही नेता कल सुनेंगे कहीं और पहुंच गए। मतलब हमारा जो नेता होता है वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वेरी रिएक्टिव। ग्लो इन डार्क मतलब जो हमारे नेता होते हैं वो होता है क्या होता है, ग्लो इन डार्क। डार्क में बहुत अच्छे, वो सफेद पहनते हैं तो डार्क में बहुत अच्छे मतलब ग्लो इन डार्क। और ट्रांसकुलेट वैक्सी सॉलिड होते हैं। क्या होता है, ट्रांसकुलेटन वैक्सी सॉलिड। जो हमारे नेता होते हैं मतलब जो व्हाइट फास्फोरस होता है क्या होता है, ट्रांसकुलेट वैक्सी सॉलिड होता है। और होता है सॉल्युबल CH2 बट इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा व्हाइट फास्फोरस होता है वो सॉल्युबल होता है CH2 बट इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। जो हमारे वाटर में वो इनसॉल्युबल होते हैं और CH2 में जो व्हाइट फास्फोरस होता है क्या होता है, सॉल्युबल। इट हैज द लो इनिशियल टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर होता करा, इट हैज द लो इनिशियल टेम्परेचर देयर फार केप्ट अंडर वाटर। क्या होता है, देयर फार केप्ट अंडर वाटर। तो वही कहा, इट हैज द लो इनिशियल टेम्परेचर देयर फार केप्ट अंडर द वाटर। इस बार अगला हमारा आता है रेड फास्फोरस। क्या बच्चों, रेड फास्फोरस। हम रेड फास्फोरस क्या होता है, साधु। अब रेड फास्फोरस जो होता है एक क्या होता है, जो हमारा रेड फास्फोरस होता है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिंग ऑफ द चेन ऑफ P4 यूनिट लिंक टुगेदर। मतलब जो हमारा रेड फास्फोरस होता है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिंग टू चेन ऑफ द P4 यूनिट लिंकिंग टुगेदर। और जो हमारा रेड फास्फोरस होता है लेस रिएक्टिव होता है देन व्हाइट फास्फोरस। क्योंकि जो हमारे साधु होते हैं केवल एक जगह बैठ कर जब करते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो हमारा जो रेड फास्फोरस होता है लेस रिएक्टिव होता है किससे, व्हाइट फास्फोरस से। ए डू नॉट ग्रो इन डार्क, डार्क में एक ग्लो नहीं होते हैं। डू नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में ग्लो नहीं करते हैं। हैज द आयरन ग्रे ल्यूस्ट्री। क्या होता है, हैज एन आयरन ग्रे ल्यूस्टर इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज द CH2। जो हमारा रेड फास्फोरस होता है न वाटर में सॉल्युबल होंगे और न ही CH2। जो व्हाइट फास्फोरस होता है तो CH2 में तो सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये दोनों में इनसॉल्युबल होगा। उसके बाद हमारा ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस होता है एक्सटेंड टू फॉर्म अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। जो हमारा ब्लैक फास्फोरस होता है टू फॉर्म करते हैं एक्सटेंड इन टू फॉर्म अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होता है, इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत कम होता है, वेरी लेस रिएक्टिविटी। हैज द ओपाक्यू, हैज एन ओपाक्यू मोनोक्लिनिक रोडो। क्या था, जो हमारा ब्लैक फास्फोरस होता है ओपाक्यू मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल आता है। क्या था, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। मतलब जब व्हाइट फास्फोरस को हम 573 केल्विन इनर्ट एटमॉस्फेरिक सेवरल डे पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, रेड फास्फोरस बनेगा। और जब रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर 473 केल्विन पे जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लैक फास्फोरस। क्या बनेगा बच्चों,
ब्लैक फास्फोरस। और जब कह रहा है कि जो रेड फास्फोरस होता है जब इसे एक्सटेंड करते हैं 803 मतलब रेड फास्फोरस को स्क्लेड करते हैं ट्यूब आप 803 केल्विन पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्या आता है बच्चों, अगला हम देखते हैं फास्फीन। क्या देखेंगे, फास्फीन। क्या देखेंगे, फास्फीन। फास्फीन देखते हैं तो जो हमारा फास्फीन होता है हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है, जो हमारा फास्फीन होता है इट हैज हाईली पॉइजनस कलरलेस एंड स्मॉल रूटेन फिश। कहाँ पर होता है, स्मॉल रूटेन फिश में। तो हमारा जो फास्फीन होता है हाईली पॉइजनस होता है, कलरलेस गैस हैज द स्मेल ऑफ द रूटेन फिश। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन मतलब जब कैल्शियम फास्फेट CA3P2 को वाटर के साथ रिएक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड प्लस फास्फीन। क्या बनेगा, मतलब CA3P2 को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फास्फीन। तो हमारा कैल्शियम फास्फेट जब इससे रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फास्फीन बनेगा। जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, फास्फीन। मतलब CaCO3 मतलब कैल्शियम फास्फेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या Cl के साथ तो हमारा क्या बन जाता था बच्चों, फास्फीन। उसके बाद जब हम P4 को किसको, P4 को जब NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जब P4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे हमारा बन जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फास्फीन। क्या बनेगा, फास्फीन। तो बच्चों हमने कितने जाने, हमने फास्फीन बनाने के 3 प्रकार जाने। जब कैल्शियम फास्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमारा, जब कैल्शियम फास्फाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमारा फास्फीन बना, और जब P4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा क्या बन जाएगा, फास्फीन। इसके बाद हमारा होता है क्लोराइड ऑफ फास्फोरस। क्या देखते हैं बच्चों, क्लोराइड ऑफ फास्फोरस। तो सबसे पहले होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या देखेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें क्या होता है, इट इज द कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। जो हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है वो कलरलेस होता है एंड ऑयलिक लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस एंड ऑयलिक लिक्विड होता है। फिर इसका प्रिपरेशन देखते हैं। क्या देखेंगे बच्चों, प्रिपरेशन। जब हम P4 को 10Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा PCl5 बनेगा। P4 को किसको, जब P4 को 10H2Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा PCl5 प्लस 10SO2 बन जाएगा। मतलब P4 को 10SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 4PCl5 प्लस 10SO2। फिर अगला हमारा आता है विथ वाटर। क्या होता है, विथ वाटर। क्या देखेंगे, विथ वाटर। वाटर से देते हैं गेट द हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। क्या कहते हैं, गेट द हाइड्रोलाइज। क्या करेंगे बच्चों, गेट द हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। क्या करेंगे, इट गेट हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। जब PCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा H3PO3 प्लस HCl। मतलब हमारा जब PCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए हैं तो हमारा बन जाएगा H3PO3 प्लस HCl। फिर अगला एक क्या होता है, पैरामिडल शेप होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, पैरामिडल शेप होता है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर विथ एसिड। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा विथ एसिड। जब एसिड को PCl3 के साथ हम रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा फास्फोरस को लेकर H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COCl प्लस H3PO3 बन जाएगा। मतलब जब एसिड को CH3 के साथ रिएक्ट बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा H3COCl प्लस H3PO3 बन जाएगा। फिर इसके बाद जब एल्कोहल किसके साथ, जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ बच्चों, एल्कोहल। जब एल्कोहल को PCl3 के साथ बन जाएगा तो हमारा बन जाएगा एथिल क्लोराइड प्लस H3PO3 बन जाएगा। क्या होता, H3PO3 बन जाएगा। किसको, जब एल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बन जाएगा C2H5Cl प्लस H3PO3 बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या आता है बच्चों, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमारा ट्राइक्लोराइड हो गया, अब दूसरा आता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब एल्कोहल को पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारा बन जाएगा एथिल एल्कोहल मतलब एथिल क्लोराइड बनेगा POCl3 प्लस HCl। मतलब जब पेंटाक्लोराइड करा, जब एथिल एल्कोहल को पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा।
और जो हमारा एथिल पेंटाकोलाइड होता है क्या कहता है, येलो व्हाइट पाउडर होता है, क्या होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, क्या होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर। ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो हमारा पेंटा हैलाइड होता है इसका जब देखते हैं तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, ट्राइगोनल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसका प्रिपरेशन देखते हैं, क्या देखेंगे बच्चों, प्रिपरेशन। जब इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं तो प्रिपरेशन जब देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो पीसीएल जो जब P4 को जब P4 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, PCl5 के साथ, मतलब P4 को जब 10Cl2 के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारा 4PCl5 बनेगा। जब SO2 Cl2 के साथ भी रिएक्ट करा गया तो हमारा बन गया PCl5 प्लस SO2 बनेगा विथ वाटर। अब इसको क्या करेंगे वाटर के साथ, जब पीसी पेंटाकोलाइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया POCl3 प्लस HCl बनेगा। क्या हो रहा, जब पेंटाकोलाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा गया तो हमारा बन गया POCl3 प्लस HCl। जब POCl3 को वाटर के साथ फिर रिएक्ट करा गया तो हमारा बन जाएगा H3PO4 प्लस 3HCl, मतलब हमारा H3PO4 हमारा निकल जाएगा। मतलब पेंटाकोलाइड वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमारा POCl3 बना, जब POCl3 को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमारा बन गया H3PO4 प्लस 3HCl। फिर इसके बाद जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ, एसिड के साथ, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा बन गया CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसको क्या कहता है, एसिड के साथ, जब एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमारा बन गया CH3COCl प्लस मतलब POCl3 प्लस HCl बनेगा। अब इसको क्या करेंगे दोबारा, फिर इसको एल्कोहल के साथ, जब एल्कोहल विथ एल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एथिल एल्कोहल, मतलब एथिल कोलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसके बाद विथ मेटल, क्या होता है मेटल, जब हम पेंटाकोलाइड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ए, जैसे सोडियम, जैसे हमारा हो गया सिल्वर पेंटाकोलाइड, मतलब Ag, जब सिल्वर को किसको, AgCl को, किसको बच्चों, Ag को जब PCl5 के साथ रिएक्ट करा दिया है तो हमारा बन गया AgCl प्लस PCl3। फिर Sn को जब इसको रिएक्ट करा तो हमारा SnCl4 प्लस POCl3, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। नाइट्रोजन क्या देखेंगे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसको कराएंगे। हम देखते हैं जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन होता है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्साइड, नंबर ऑफ ऑक्साइड क्या कहता है, नाइट्रोजन फॉर्म द नंबर ऑफ ऑक्साइड, क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑक्साइड जो फॉर्म करेगा नाइट्राइड N2O NO N2O3 N2O N2O4 all these are oxidation nitrogen in with the p5 multiple bond of the nitrogen oxygen। मतलब बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखेंगे। जो हमारा नाइट्रोजन फॉर्म होता है नंबर ऑफ ऑक्साइड N2O NO N2O3 NO2 N2O4 N2O5 all these oxide are nitrogen in with the p5 multiple bond between the nitrogen and oxygen। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन क्या कर रहा है, सबसे पहला हमारा दिया है नेम, उसके बाद फार्मूला दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, कॉमन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन कैसे बनेगा, फिर उसका फिजिकल अपीयरेंस एंड द केमिकल नेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसका बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, नाइट्रोजन। तो पहला हमारा होता है डाई नाइट्रोजन, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा डाई नाइट्रोजन होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं N2O। इसका ऑक्सीडेशन +1 होता है। जब अमोनियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो हमारा बन जाएगा N2O प्लस 2H2O। क्या होता है N2O प्लस 2H2O, मतलब जब NH4NO2 को जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा N2O प्लस H2O। जो हमारा N2O होता है वो क्या होता है कलरलेस गैस होता है और क्या होता है नेचुरल होता है। क्या होता है बच्चों, नेचुरल। तो हमारा जो N2 होता है वो नेचुरल होता है और क्या होता है कलरलेस गैस होता है। फिर दूसरा आता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला था NO, ऑक्सीडेशन +2 होता है। जब हम सोडियम नाइट्राइड को आयरन सल्फाइड और H2SO के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा आयरन सल्फाइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फेट प्लस वाटर प्लस NO बन जाएगा। जो हमारा NO होता है कलरलेस होता है, ये भी क्या होता है नेचुरल। क्या होता है बच्चों, नेचुरल होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है नाइट्राइड, मतलब ट्राई नाइट्राइड।
नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। जब नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है N2O3 प्लस 3। जब नाइट्रोजन मतलब जब नाइट्रोजन को NO को N2O4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा मतलब ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। एक आता है ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक होता है। क्या होता है? जो हमारा N2O3 होता है क्या होता है? ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक होता है। क्या होता है? ब्लू सॉलिड एंड एसिडिक होता है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आता है? तो हमारा अगला आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या देखते हैं बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NH2। जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन +2 होता है। जब हम लेड नाइट्राइड को रिएक्ट गर्म करते हैं तो हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड +2 PuBO प्लस O2, ब्राउन गैस एंड एसिडिक। क्या होता है? ब्राउन गैस एंड एसिडिक। फिर डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसे बोलते हैं जो हम डाई नाइट्रोजन ट्राई में N2O4 मतलब टेट्राऑक्साइड, सॉरी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन +4 होता है। जब नाइट्राइड को कोल्ड या हीट के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा N2O4 बनेगा। एक कलरलेस सॉलिड होता है एंड लिक्विड एसिड होता है। क्या होता है? लिक्विड एसिडिक होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसे बोलते हैं N2O5, ऑक्सीडेशन +5 होता है। जब नाइट्राइड को P4 या 13 के साथ या H14 के साथ हम HO15 मतलब P4O15 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा H4HPO3 + 2 N2O5 जो कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक होता है। तो बच्चों ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन आएगा।